दोस्तों आज लेकर के हम आए हैं सक्षमता 3 से संबंधित जो है जीके जीएस का अगला सेट, जो कि सक्षमता 1 और 2 पर आधारित यह महत्वपूर्ण सेट होगा। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखते हैं, जो कि आपके सक्षमता 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला स्क्रीन पर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो कौन सा गवर्नर जनरल होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस है या डलहौजी हैं या फिर विलियम जोन्स या वारेन हेस्टिंग्स है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय है वह विलियम जोन्स को जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था यह 1832, 41, 51 या 55। तो ये जो संथाल विद्रोह शुरू हुआ जैसे सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, यह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था, अर्थात इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि ये जो है 1855 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, यानी बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कौन किए थे। बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुआ था कि जो फौजदारी के मामले हैं, जो आपसी ये हैं, उसको जो सुनवाई जो है वो वहाँ के नवाब करेंगे और बाकी जो दीवानी मामले हैं, जो ये सारे मामलों की सुनवाई जो है यह अंग्रेजी सरकार करेगी। इस प्रकार की जो द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में शुरू हुई थी, तो वह उस वक्त बंगाल के गवर्नर कौन थे। ये व्यवस्था जो है लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में शुरू हुई या वारेन हेस्टिंग या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि यह जब व्यवस्था शुरू हुई थी बंगाल में द्वैध शासन की, यह रॉबर्ट क्लाइव के ज़माने में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है 3 प्रकार के कर की व्यवस्था शुरू की गई थी। एक अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। हम तीनों के बारे में अभी डिटेल्स में देखेंगे। सभी प्रश्नों को उसी से हमें डिटेल्स जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि बिहार और बंगाल साइड में जो व्यवस्थाएं शुरू थी कर की, वह थी अस्थाई बंदोबस्त। और इस अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, पूछा जा रहा है। तो यह अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किए थे बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, क्योंकि जिस वक्त यह व्यवस्था लागू हुई थी बिहार भी बंगाल का ही अंग था। 1912 में बिहार अलग हुआ है और 1936 में बिहार से उड़ीसा तथा 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू हुआ यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी जी, तो इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन, तो किसान हुआ करता था इस व्यवस्था के। और यह व्यवस्था जो लागू हुई थी यह मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र में लागू हुई थी, यानी दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू हुई थी। तो 2 प्रकार की व्यवस्था को हम लोगों ने देखे, एक अस्थाई बंदोबस्त और दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था मद्रास क्षेत्र में और इसमें जो है भूमि का मालिक किसान हुआ करता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह 1600 ईस्वी में हुआ है या 65, 10 या फिर 15। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और हुआ कहाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था। और उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ही व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था और वही लोग भारत में व्यापार करने आते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन खत्म हुआ और यहाँ जो है डायरेक्ट वहाँ के जो अंग्रेजी सरकार थी उसका शासन आरंभ हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग ने जो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का जो ये है वह
किस ईस्वी में किया गया है, 1773 ईस्वी में या फिर 72 या 74 या 75। तो इस प्रश्न का सबसे जो सही जवाब है कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हुई है यह हुआ है 1772 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 7वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। तो डाक टिकट जारी करने वाले जो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं वह नाम आता है लॉर्ड डलहौजी का, और इन्होंने और भी कई काम किए हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाया था और उसी के तहत जो है बहुत सारे ये को हड़प लिया गया था, और लॉर्ड डलहौजी ने ही के शासन में ही भारत में रेल सेवा की भी शुरुआत हुई थी। तो ये भी इसके लिए याद रखा जाता है, डाक सेवा की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। डाक टिकट जारी करने वाले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है 8वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। दोस्तों, हम इस सीरीज में सभी प्रकार के प्रश्नों को करा रहे हैं ताकि आने वाले परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न किसी भी पॉइंट से अगर पूछा जाए तो वो नहीं छूटे। इसलिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई। तो स्वेज नहर जो व्यापार के लिए खोला गया है इसका सबसे सही जवाब यह है कि यह 1869 ईस्वी में खोला गया है, और इस स्वेज नहर के खुल जाने से यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार का मार्ग है वो बहुत छोटा हो गया है और व्यापार करना यूरोप और एशिया के बीच बहुत आसान हो गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये तीसरा जो है भूमि कर का ये था, एक तो रैयतवाड़ी और दूसरा महलवारी और तीसरा जो है अस्थाई बंदोबस्त, उसमें से यह महलवारी व्यवस्था है। महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया, यानी किसके द्वारा जो है यह लागू किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, इसके जनक के रूप में कौन जाने जाएंगे। तो महलवारी व्यवस्था जो है मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है मार्टिन बर्ड जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है देख लिए कि 3 व्यवस्थाएं, यानी एक जो है अस्थाई बंदोबस्त जो कि बिहार बंगाल क्षेत्र में लागू था, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि दक्षिण भारत के मद्रास क्षेत्र में लागू था, और तीसरा था महलवारी व्यवस्था, यह पंजाब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू था। तो ये 3 व्यवस्थाएं थी जिस वक्त अंग्रेजों ने यहाँ शासन शुरू किया था उस वक्त जो है कर लेने के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यह प्रश्न जो है हमारा भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो वन के विस्तार की अगर हम लोग बात करें राज्यों में, तो सबसे अधिक वन विस्तार वाला राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी यह है कि राज्य की जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33% भूभाग पर जो है वन आच्छादित होना चाहिए, यानी 33% भूभाग पर अगर वन है तो फिर वो वहाँ पर सही है इकोसिस्टम के लिए। तो यह जो है मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन विस्तार पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जूट के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य आगे है। अग्रणी राज्यों में जूट का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन में है हमारे पास कि बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत में जो है सबसे आगे जो है वो बंगाल है, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर जो है वह असम का नाम आता है। ये हम लोग याद रखेंगे। जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर असम का नाम आता है, और जूट उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। हालांकि पूरा बंगाल क्षेत्र जो है वह जूट उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन बंटवारे के पश्चात जो है पूर्वी बंगाल का एक बड़ा क्षेत्र जो है कट जाने के कारण वो क्षेत्र हमारे ये में नहीं रहने के कारण जो है जूट का उत्पादन थोड़ा सा
कम हुआ है। लेकिन भारत की अगर हम लोग बात करें तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर, बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर। बिहार का जो सीमांचल इलाका है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, ये सारे जिला जो है, अररिया, ये सब जूट उत्पादन के लिए अग्रणी जिलों यानी कोसी का जो क्षेत्र है, यह अग्रणी जिलों में से एक है। और फिर तीसरे नंबर पर जो है जूट उत्पादन में वो असम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी चाय का प्रमुख उत्पादक पूछा जा रहा है। वैसे तो चाय के उत्पादन में ये पश्चिम बंगाल में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन चूंकि प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि चाय के प्रमुख उत्पादक राज्यों में असम जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है, अगला अग्रणी राज्य है, पहले नंबर पे आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है 14th की, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? असम, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो कहवा के उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य जो है वह है ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक राज्य जो है वो सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और कहवा की जो अगर हम लोग बात करें कि विश्व में तो सबसे बड़ा उत्पादक देश में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया ये सब आएगा। और भारत में अग्रणी जो राज्य है वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है वो गन्ना के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह कौन से राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ये होगा कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड की जो स्थानांतरित कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को विश्व में और ये देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें झारखंड में किस नाम से? तो झारखंड में इसे जो जाना जाता है वह जाना जाता है ऑप्शन नंबर 16 का सी यानी कुरुआ के नाम से जाना जाता है। वहीं विश्व के अन्य देशों में इसको जो है जैसे ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में जो है कोनुको के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका में जो है चेना के नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया में जो है वह लदांग के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम खेती भी कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न जो है बीपीएससी TRE 1 में भी पूछा गया था, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बनता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का जो नारियल प्रदेश है वह किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नारियल प्रदेश है वह कौन कहलाएगा? भारत का नारियल प्रदेश जो है वह हम सभी जानते हैं कि केरल राज्य जो है नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग वक्त नहीं गंवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जहां तंबाकू का उत्पादन के लिए वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बिहार का वह क्षेत्र जो तंबाकू के उत्पादन में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है समस्तीपुर का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में सबसे सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेशम का कीड़ा पालना क्या कहलाता है? रेशम का कीड़ा पालना जो है यह सेरीकल्चर कहलाता है, या रेशम कल्चर कहलाता है, या पीसी कल्चर कहलाता है, या फिर तीसी कल्चर कहलाता है? इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? तो रेशम के कीड़ा का जो पालना है यह कहलाता है 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम के उत्पादन में जो है कर्नाटक है और बिहार का भागलपुर जिला जो है वह अग्रणी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांवर झील जो ये है झील स्थित है यह कहाँ स्थित है, यह बिहार में किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो स्थित है यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी इसका 20वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी कि कांवर झील की स्थिति बिहार के बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न जो है विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं
कि अब हम लोग जो है इतिहास और भूगोल के बाद विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट्स उठा सके। क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस सबसे अधिक उत्तरदायी है वह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस गैस के बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो है ग्लेशियर पर जो ये जमा है उसे पिघलने का डर है। और जिससे जो है जो किनारे के इलाके जैसे महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र में मुंबई का इलाका, तो उसे डूबने का खतरा बना रहेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से जो बचना है उसका तरीका यही है कि हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा का जो मात्रक है वह क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक डाइन होता है और शक्ति का मात्रक जो है यह वाट होता है, याद रखेंगे। और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है तथा कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से दो का मात्रक जूल होता है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है जूल होता है। इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अर्थात यह है कि वह ऊर्जा स्रोत जो एक बार खत्म हो तो उसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक ढंग से हो सके, उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानेंगे। और जो एक बार खत्म हो गया दोबारा उसकी पूर्ति संभव नहीं है तो वो अनवीकरणीय, जैसे कोयला जो है एक बार जब खत्म हो गया तो उसे दोबारा उसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं है, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कहलाएगा। तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो है ऑप्शन नंबर बी कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो एक बार उसकी पूर्ति रोजाना सूर्य से हमें होती रहेगी और यह कभी खत्म होने को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध जो बना है गंगा, सतलज, नर्मदा या फिर तापी नदी पर। तो इसका जो सबसे सही उदाहरण है कि सबसे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है यानी फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F = R/2 कहेंगे। या अगर वक्रता त्रिज्या से पूछा जाए तो R हो जाएगा 2F। वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस की दुगुनी होगी और फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे सही उत्तर बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर बी कि F = R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो SI मात्रक है वह होता है वोल्ट। और इसको मापते किस में है, तो विभवांतर को मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से और इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। इससे दोनों पूछा जा सकता है। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट और मापा जाता है वोल्ट मीटर से। और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर और मापा जाता है उसको A मीटर से। और ओम जो है यह होता है ये प्रतिरोध का SI मात्रक। और कूलम जो है यह होता है किसका, तो यह होता है चार्ज का SI मात्रक कूलम्ब होता है। इस प्रकार याद रखेंगे। वोल्ट जो है यह विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का और कूलम्ब जो है यह चार्ज का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शरीर में भोजन का जो पचना है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना जो है यह कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, यानी उपचयन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात उपचयन यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके होता है। तो हम लोग सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे रिएक्शन होता है और यह उपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा।
और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा वह विलयन जो है वो क्षारीय विलयन होगा, और जो क्षारीय विलयन होगा या भस्मीय कहिए, तो जो विलयन भस्मीय विलयन होगा उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होगा। 7 से अधिक होगा और कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 11 और ए और बी यानी 11 और 10 दोनों जो है विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों जो है वो सही उत्तर है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। कौन सी धातु को जो है वो किरोसिन में डुबो के रखा जाता है, वह मैग्नीशियम है, सोडियम है, पारा या फिर टंगस्टन। तो इसमें जो है सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जो तीव्र अभिक्रियाशील धातु है, यानी अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है। इस कारण जो है अगर इसे खुला मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाए तो वो जल्दी अभिक्रिया करके जो है ये कर लेता है। तो इसी कारण जो है सोडियम धातु को क्या करते हैं कि किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता है। तो खाना बनाने के ईंधन में एलपीजी का भी प्रयोग होता है, बायोगैस का भी प्रयोग होता है, कोयला का भी प्रयोग होता है, नहीं जो होता है वो सीएनजी का। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस कहेंगे हिंदी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस। इसका जो प्रयोग है वो वाहनों को चलाने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए, आज जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इनमें जो गाड़ियाँ चलती है तो वह डीजल इंजन नहीं, सारी गाड़ियाँ जो है वो सीएनजी से चलती है, और इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस और कोयला, इनका उपयोग ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, यह विविध से रिलेटेड प्रश्न है कि पोंगल जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल जो है वह दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य का ये त्यौहार है। अगर आप लोग इसको कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पोंगल जो है वह राज्य तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे सही उत्तर होगा 31वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बैसाखी जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है, यानी यह कौन से राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो बैसाखी का जो त्यौहार है यह ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। याद कीजिए इतिहास की, बैसाखी के त्यौहार के दिन ही जो है वो लोग जो है वो जलियांवाला बाग में बैठे थे शांतिपूर्ण, और उस पर जो है जनरल ओ डायर की सेना ने गोलियां बरसा दी थी और लाखों हजारों लोग जो है उसमें मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इसलिए बैसाखी जो है पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां है कि नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। नवरोज त्यौहार का जो संबंध है वह किस समुदाय से संबंधित है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि नवरोज का जो संबंध है वह पारसी समुदाय से है, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोक नृत्य में राज्यों का जो युग्म दिया है उसमें से कौन सा राज्य जो है लोक नृत्य में वह सुमेलित नहीं है। तो कोकड़ू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली ये हिमाचल प्रदेश और मुकना मणिपुर। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें 34वां नंबर प्रश्न, तो जो सुमेलित नहीं है वह झूमर हरियाणा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। जो नृत्य ऑप्शंस में दिए हैं डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य और कुचिपुड़ी, इसमें से गुजरात से राज्य से कौन सा नृत्य जो है प्रमुख संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी डांडिया जो है यह गुजरात से संबंध रखने वाला प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में जो वैसे तो 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, फिर उसके बाद जो है
बंटवारा के पश्चात फिर अंतरिम सरकार का गठन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ और उसके बाद जो है पहला जो निर्वाचन है यह 1952 में हुआ और उसके ठीक 5 साल के बाद जो है दूसरा आम चुनाव हुआ, यानी 1957 में भारत में दूसरा आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है भारत और रूस है, या फिर भारत और पाकिस्तान है, या भारत और चीन है, या भारत बांग्लादेश है। तो सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी परीक्षाओं के लिए आपको बेहतर कंटेंट पहले मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूर किसान के शोषण से मुक्ति दिलाना और पूंजीवाद की समाप्ति, यानी ये सारा का सारा जो है उसका मुख्य उद्देश्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में 38वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम सरकार का गठन हुआ था उसमें गृह मंत्री जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा 39वां नंबर प्रश्न के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अब हम लोग इस प्रकार जो है ये आज 4 प्रमुख से यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान और ये विविध के जो प्रश्न हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को उसके ऑप्शंस तथा व्याख्या के साथ देखे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि इससे बाद जो भी अपडेट्स आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।